6. नागरिकता, सिटीजनशिप। अर्थ एवं महत्व। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी दो श्रेणियां होती हैं, विदेशी मित्र एवं विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं। विदेशी शत्रु वे हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो, उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते। अनुच्छेद 22। संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है, विदेशियों को नहीं। 1. धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 15 है। 2. लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, अनुच्छेद 16 है। 3. वाक स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। 4. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। 5. लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार। 6. संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। 7. सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार। उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। उदाहरण के लिए कर भुगतान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान, देश की रक्षा आदि। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। संवैधानिक उपबंध। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में इसमें स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने। इसमें ना तो इनके अधिग्रहण एवं ना ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। ये संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वो नागरिकता से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। इसी प्रकार संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 को लागू किया, जिसका समय समय पर संशोधन किया गया। संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। 1. एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है। ये शर्तें हैं यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। अनुच्छेद 5। 2. एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, वो भारत का नागरिक बन सकता है यदि वो 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो। टिप्पणी 1. इसी तिथि को ऐसे स्थानांतरण के लिए परमिट व्यवस्था को लागू किया गया। टिप्पणी 1 समाप्त। अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवसन किया हो तो वो भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। पृष्ठ संख्या 6.2। 3. एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। टिप्पणी 2. स्थानांतरण की यह व्यवस्था 1 मार्च 1947 के बाद लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हुई। जो लोग 26 जनवरी 1950 के बाद भारत आए उनकी नागरिकता संबंधी मुद्दे का समाधान नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किया गया। टिप्पणी समाप्त। 4.
एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वो भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वो भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिज्ञ तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। ये व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें। कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं नागरिकों की चर्चा करती है। 1. व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो। 2. व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो। 3. व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो। 4. भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं। 1. वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। 2. प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या समझा जाता है वो ऐसा नागरिक बना रह सकता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। 3. संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता है। मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी राष्ट्रमंडल नागरिकता प्रदान की है, लेकिन इस प्रावधान की नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। नागरिकता का अर्जन। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। 1. जन्म से। भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वो उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों या माता या पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। 2. वंश के आधार पर। कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, वो वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो वो तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। इस प्रकार के बच्चे का भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। पुनः एक नाबालिग जो वंश के आधार पर भारत का नागरिक है, साथ ही वो किसी अन्य देश का भी नागरिक है, तब उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी जब तक कि वो अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता का परित्याग वयस्क होने के 6 माह के अंदर नहीं कर देता। पृष्ठ संख्या 6.3। 3. पंजीकरण द्वारा। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वो निम्नांकित श्रेणियों में से किसी से संबद्ध हो। नामतः क. भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। ख. भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। ग. वो व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वो पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। घ. भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे। ङ. कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों। च. कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा
वो या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों या वो पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो। 6. कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वो समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो या तथा वो पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वो या उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हों या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भूक्षेत्र के निवासी हों। उपरोक्त सभी श्रेणियों के लोगों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के बाद निष्ठा की शपथ लेनी होगी। टिप्पणी 2A। यह शपथ इस प्रकार होगी। मैं अमुक डैश डैश ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत के संविधान का पालन करूंगा तथा उसके प्रति निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की विधि का पालन करूंगा तथा भारत के नागरिक के दायित्वों का निर्वहन करूंगा। टिप्पणी समाप्त। 4. प्राकृतिक रूप से केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी न हो को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वो व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता है। क. ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। ख. कि यदि वो किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। ग. यदि वो भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रहा होना चाहिए। घ. यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य में हो, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अंगा. उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। च. कि वो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो। टिप्पणी 3. संविधान की 8वीं अनुसूची के वर्तमान में 22 भाषाओं मूलतः 14 को शामिल किया गया है। टिप्पणी 3 समाप्त। 6. कि उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वो भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार सेवा या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो में प्रवेश या उसे जारी रखे। हालांकि भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामलों पर एक या सभी पर दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबद्ध हो। इस प्रकार से नागरिक बने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। 5. क्षेत्र समाविष्टि द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। उदाहरण के लिए जब पौंडीचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता पौंडीचेरी आदेश 1962 जारी किया। यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया। 6. असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 असम समझौते विदेशी मुद्दे पर आच्छादित व्यक्तियों की नागरिकता के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान करता है। पृष्ठ संख्या 6.4। ए. भारतीय मूल के सभी व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 के पहले बांग्लादेश से असम आए और जो अपने प्रवेश के बाद से ही साधारणतः असम के निवासी हैं को 1 जनवरी 1966 से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। बी. भारतीय मूल का प्रत्येक व्यक्ति जो 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आया और अपने प्रवेश के समय से ही साधारणतया असम का निवासी है और जिसे विदेशी के रूप में पहचाना गया है को स्वयं को निबंधित करना होगा। ऐसा निबंधित व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। सभी उद्देश्यों के लिए विदेशी के रूप में पहचाने जाने के बाद से 10 वर्षों की अवधि की समाप्ति की तारीख के बीच।
लेकिन इन 10 वर्षों के बीच की अवधि में उसे भारत के नागरिक के समान ही अधिकार होंगे, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा। नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं: त्यागना, बर्खास्तगी या वंचित करना होना। 1. स्वैच्छिक त्याग। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वो भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है, तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता। यद्यपि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष भारतीय होने पर वो प्रार्थना पत्र देकर भारतीय नागरिक बन सकता है। 2. बर्खास्तगी के द्वारा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि ये व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। 3. वंचित करने द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। 2. यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो। 3. यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। 4. पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। 5. नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। टिप्पणी 4. यदि छात्र विदेश में पढ़ रहा हो तो ये लागू नहीं होगा, या वो भारत सरकार की नौकरी में हो या किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जिसका भारत सदस्य हो, या अपना वार्षिक पंजीकरण इस संदर्भ में कराता हो कि वो भारत की नागरिकता को ग्रहण करना चाहता है। टिप्पणी समाप्त। एकल नागरिकता। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज पद्धति केंद्र एवं राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता। यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अन्य संघीय राज्यों जैसे अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक है, वरन उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहां वो रहता है। इस तरह उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त है और इसी संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त हैं। ये व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है, जैसा कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव बरत सकता है। ये भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक पदों, व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। ऐसी समस्या को दूर करने के लिए ही भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे उनका जन्म कहीं और, निवास कहीं और हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था में कुछ अपवाद भी हैं। 1. संसद अनुच्छेद 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियां या नियुक्तियों में अलग सुविधा मिले। ये सुविधा उस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के तहत, स्थानीय या अन्य प्रशासन के तहत हो सकती है। संसद ने इसी से संबंधित सार्वजनिक रोजगार निवासी के रूप में जरूरत अधिनियम 1957 को प्रभावी बनाया। भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया कि गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए निवास की अनिवार्यता करे, जैसा कि ये अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश। टिप्पणी 5. 32वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत इसमें अनुच्छेद 371 घ को शामिल किया गया। टिप्पणी समाप्त। और तेलंगाना। टिप्पणी 5A. अनुच्छेद 371 घ को तेलंगाना राज्य तक विस्तारित कर दिया गया है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा। टिप्पणी समाप्त को छोड़कर किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। पृष्ठ संख्या 6.5। 2. संविधान अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है।
इसका अभिप्राय है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है जो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला न हो। उदाहरण के लिए एक राज्य अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है। 3. निवास एवं घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के हित में सुरक्षा का विषय है। दूसरे शब्दों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश एवं निवास प्रतिबंधित है। निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज आदि को बचाने के लिए की गई है। यही नहीं, ये व्यवस्था उनकी संपत्ति एवं परंपरा को बचाने एवं उनके शोषण के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच भी है। 4. 2019 तक जम्मू एवं कश्मीर की विधायिका निम्नलिखित के लिए अधिकृत थी। क. उन व्यक्तियों को परिभाषित करना जो जम्मू एवं कश्मीर राज्य के स्थायी निवासी हैं, और ख. ऐसे स्थायी निवासियों को निम्न मामलों में विशेष अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान करना। 1. राज्य सरकार की सेवा में रोजगार। 2. राज्य में अचल संपत्ति अर्जित करना। 3. राज्य द्वारा छात्रवृत्ति या अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकार। उपरोक्त प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 35A कोष्ठक में 35A पर आधारित थे। ये अनुच्छेद संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू आदेश द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ये संवैधानिक आदेश राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत पारित किया गया था, जिसने जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दे रखा था। 2019 में एक नए आदेश के तहत संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू आदेश 2019 द्वारा राष्ट्रपति ने इस विशेष दर्जे को वापस ले लिया। इस नए आदेश ने पूर्व के आदेश को अधिक्रमित कर दिया। टिप्पणी 6. इसके अतिरिक्त जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पूर्ववर्ती जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग संघीय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया। जम्मू एवं कश्मीर संघीय क्षेत्र तथा लद्दाख संघीय क्षेत्र। टिप्पणी समाप्त। भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता का उपबंध करता है और एकीकृत अधिकार कुछ मामलों को छोड़कर प्रदान करता है। ये व्यवस्था भाईचारे और लोगों के बीच एकता बनाए रखने के लिए की गई ताकि एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र की स्थापना हो सके। इसके बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातीय युद्ध, भाषाई विवाद आदि होते रहे हैं। इस तरह संविधान निर्माताओं का एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका है। विदेशी भारतीय नागरिकता। सितंबर 2000 में भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा पर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। कमेटी को वैश्विक भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन करने तथा उनके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपायों पर अनुशंसा देने का कार्य सौंपा गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2002 में सौंपी। इसने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन की सिफारिश की ताकि भारतीय मूल के व्यक्तियों पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन PIOS को दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, लेकिन कुछ विशेष देशों के रहने वालों को ही। उसी अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया। 16 निर्दिष्ट देशों के PIO यानी भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर इस अधिनियम ने पूर्व मुख्य अधिनियम के राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान हटा दिए। बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के अपवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश प्रावधान किए गए, जब तक कि उनके गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हों। पुनः नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 ने मुख्य अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिकता OCI संबंधी प्रावधानों को संशोधित कर दिया। इसने भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के नाम से एक नई योजना शुरू की है, जिसमें PIO कार्ड स्कीम तथा OCI कार्ड स्कीम को मिला यानी विलयित कर दिया गया है। PIO कार्ड स्कीम को 19/8/2002 में शुरू किया गया था और उसके बाद OCI कार्ड स्कीम 2/12/2005 में शुरू की गई थी। दोनों स्कीमें साथ साथ चल रही थीं। वैसे OCI स्कीम अधिक लोकप्रिय थी। आवेदक इस कारण भ्रम की स्थिति में थे। आवेदकों का भ्रम दूर कर उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने PIO तथा OCI को मिलाकर एकल स्कीम का सूत्रण किया, जिसमें दोनों स्कीमों के सकारात्मक पक्षों को शामिल किया गया।
इस प्रकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 अधिनियमित किया गया। पीआईओ स्कीम 9/1/2015 के प्रभाव से रद्द कर दी गई और ये अधिसूचित किया गया कि सभी चालू पीआईओ कार्ड धारक 9/1/2015 से ओसीआई कार्ड धारक मान लिए जाएंगे। टिप्पणी 7 वार्षिक प्रतिवेदन 2015-16 गृह मंत्रालय भारत सरकार पृष्ठ 262। टिप्पणी समाप्त। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 विदेशी भारतीय नागरिक को बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कर दिया और मुख्य अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान किए। पृष्ठ संख्या 6.6 कैपिटल में रोमन नंबर 1 विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का निबंधन। नंबर 1 भारत सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक या होल्डर को पंजीकृत कर सकती है। ए पूर्ण आयु एवं क्षमता वाला कोई व्यक्ति। स्मॉल रोमन नंबर 1 जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था, अथवा रोमन नंबर 2 जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने के लिए अर्ह था, अथवा रोमन नंबर 3 जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन उस भूभाग से संबंध रखता है जो 15 अगस्त 1947 के भारत का भाग हो गया, अथवा रोमन नंबर 4 जो कि ऐसे किसी नागरिक का पुत्र, पुत्री या पौत्र, पौत्री या प्रपौत्र, प्रपौत्री हो, अथवा बी कोई व्यक्ति जो धारा ए में उल्लिखित व्यक्ति का नाबालिग बच्चा हो, अथवा सी कोई व्यक्ति जो कि नाबालिग बच्चा हो जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक हो, अथवा डी भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का या की पति या पत्नी अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक का विदेशी मूल का की पति पत्नी जिसका विवाह निबंधित है और आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के पूर्व कम से कम 2 वर्ष तक लगातार चला हो। कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिसके माता पिता में से कोई एक अथवा जिसके दादा दादी परदादा परदादी पाकिस्तान, बांग्लादेश अथवा ऐसे किसी देश जिन्हें भारत सरकार उल्लिखित कर सकती है विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के लिए निबंधन के लिए अर्ह नहीं होगा। 2 भारत सरकार उस आंकड़े या डाटा को उल्लिखित कर सकती है जिसमें से सूचीबद्ध भारतीय मूल के कार्ड धारक व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर मान लिया जाएगा। 3 बिंदु 1 में कोई बात पहले रहते भी केंद्र सरकार अगर संतुष्ट हो कि कोई विशेष परिस्थिति बनती है, उन परिस्थितियों को लिखित में अभिलेखित कर किसी व्यक्ति को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में निबंधित कर सकती है। कैपिटल में रोमन नंबर 2 विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को प्राप्त अधिकार। एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जैसा कि केंद्र सरकार उल्लिखित या विशिष्ट निर्देशित कर सकती है। 2 एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को निम्नलिखित अधिकार नहीं होंगे जो कि किसी भारतीय नागरिक को होते हैं। ए उसे सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की संभावना का अधिकार नहीं होगा। बी वो राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। सी वो उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। डी वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। ई वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। एफ वो एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का अधिकारी नहीं होगा। जी वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्ह नहीं होगा। एच वो राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए अर्ह नहीं होगा। आई वो सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति तथा संघ अथवा राज्य के मामलों से संबंधित पद के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि ऐसी सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार विशिष्ट निर्देश न दे। कैपिटल में रोमन नंबर 3 विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड का परित्याग। 1 यदि कोई विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर निर्धारित प्रपत्र पद्धति से उस कार्ड के परित्याग की घोषणा करता है जो उसे विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करती है, तब इस घोषणा को केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाएगा तथा इसे पंजीकरण के पश्चात वो व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक नहीं रह जाएगा।
पृष्ठ संख्या 6.7। 2। जब एक व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर नहीं रह जाता है, तब उसका विदेशी मूल की उसकी का पत्नी पति जिसने विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड प्राप्त किया है और उसका नाबालिग बच्चा जो कि विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है, भारत का विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा। रोमन नंबर 4, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण का रद्द होना। केंद्र सरकार विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में से किसी व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर सकती है यदि वो संतुष्ट है कि ए. विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर धोखाधड़ी, असत्य प्रतिनिधित्व अथवा भौतिक साक्ष्यों को छुपाकर प्राप्त की गई है, अथवा बी. विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित की है, अथवा सी. विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने ऐसे किसी युद्ध जिसमें भारत भी संलग्न है के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संपर्क स्थापित किया है, अथवा डी. विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने पंजीकरण के 5 वर्षों के अंदर 2 वर्षों से कम की कैद की सजा भुगती है, अथवा ई. यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा सामान्य जनता के हित में हो, अथवा एफ. किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का विकास। स्मॉल रोमन नंबर 1, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा या अन्य द्वारा भंग कर दिया गया हो, अथवा रोमन नंबर 2, भंग नहीं किया गया हो लेकिन ऐसे विवाह के बने रहते ही उसने किसी और के साथ विवाह कर लिया हो। तालिका 6.1 एनआरआई, पीआईओ एवं ओसीआई कार्ड होल्डर की तुलना। टिप्पणी 8। ये तालिका गृह मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड की गई है। टिप्पणी समाप्त। क्रम संख्या 1, तुलना के तत्व कौन? अप्रवासी भारतीय एनआरआई, भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है और जिसके पास भारतीय पासपोर्ट है। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ, एक व्यक्ति जो अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता धारण करती है, जिसका वो विदेशी पासपोर्ट धारक है। विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड होल्डर, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड होल्डर हो नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत। क्रम संख्या 2, तुलना के तत्व कौन अर्ह है? निम्नलिखित कोटि के विदेशी नागरिक ओसीआई कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण के लिए अर्ह हैं। 1. जो संविधान लागू होने के समय 26/1/1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिक था, अथवा 2. जो 26/1/1950 को भारत का नागरिक बनने के लिए अर्ह था, अथवा 3. वो उस भूभाग का निवासी था जो 15 अगस्त 1947 को भारत का अंग बन गया, अथवा 4. जो ऐसे किसी नागरिक पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री प्रपुत्र है, अथवा 5. जो ऊपर लिखित व्यक्तियों की नाबालिग संतान है। 6. जो नाबालिग बच्चा है और जिसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक है, अथवा 7. भारत के नागरिक की विदेश मूल की का पति पत्नी अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर की का विदेशी मूल की का पति पत्नी जिसका नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण हुआ हो और ये विवाह आवेदन की प्रस्तुति के तुरंत पहले से लगातार कम से कम वर्ष तक चला हो। पृष्ठ संख्या 6.8। क्रम संख्या 3, तुलना के तत्व प्राप्ति कैसे होगी? अर्ह व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन देना होगा। उस समय तक जब तक कि ऑनलाइन भुगतान सुविधा आरंभ होती है, निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाएगा। रोमन नंबर 1, ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट हर प्रकार से पूर्ण करके संलग्न के साथ डिमांड ड्राफ्ट तथा फोटो की 2 प्रतियों सहित भारतीय मिशन या पोस्ट जिसका उस देश के अंदर क्षेत्राधिकार हो जहां का आवेदक नागरिक है, या यदि वो अपनी नागरिकता के देश में नहीं रह रहा या रही है, भारतीय मिशन या पोस्ट जिसका क्षेत्राधिकार उस देश में हो जिसका आवेदक साधारणतया एक निवासी है। रोमन नंबर 2, यदि आवेदक भारत में रह रहा है, ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट जो हर प्रकार से पूर्ण हो, संलग्नक सहित डिमांड ड्राफ्ट और फोटो की 2 प्रतियां विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन
ऑफिसेज FRROS में अपने क्षेत्र आधिकारिक नियंत्रण के अनुसार जमा करेगा या करेगी। क्रम संख्या 5, सूचना के तत्व शुल्क। विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड होल्डर। ए, यदि आवेदन अन्य देश के स्थित भारतीय मिशन या पोस्ट में जमा किया जाता है $275 अथवा स्थानीय मुद्रा के समतुल्य। बी, यदि आवेदन भारत में ही जमा किया गया हो ₹15,000। क्रम संख्या 6, तुलना के तत्व किन देशों के नागरिक अहर्य हैं। विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड होल्डर कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा उसके माता पिता में एक दादा दादी या परदादा परदादी में से कोई एक पाकिस्तान, बांग्लादेश अथवा अन्य देश जिसके बारे में केंद्र सरकार ने विशिष्ट निर्देश दिए हों का नागरिक है या रहा था, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण के लिए अहर्य नहीं होगा। क्रम संख्या 7, तुलना के तत्व क्या लाभ प्राप्त होंगे अप्रवासी भारतीय NRI। सभी लाभ जो भारतीय नागरिक को उपलब्ध हैं, जैसा कि भारत सरकार समय समय पर अधिसूचना जारी करती है। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO कोई विशेष लाभ नहीं। विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड होल्डर रोमन नंबर 1, वो प्रविष्टि वाला आजीवन वीजा भारत आने के लिए चाहे किसी भी उद्देश्य से, हालांकि OCI कार्ड होल्डर को भारत में शोध कार्य के लिए विशेष अनुमति देनी होगी, जिसके लिए वे इंडिया मिशन या पोस्ट या FRRO को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। रोमन नंबर 2, एक RRO फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अथवा FRO के साथ पंजीयन से छूट भारत में कितने भी लंबे ठहराव के लिए। पृष्ठ संख्या 6.9। रोमन नंबर 3, अप्रवासी भारतीय NRIs के अलावा आर्थिक, वित्तीय तथा शैक्षिक क्षेत्र में उपलब्ध हर सुविधा में बराबरी, लेकिन कृषि अथवा बागान परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के मामलों को छोड़कर। रोमन नंबर 4, पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर भारतीय बच्चों के अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के मामले में अप्रवासी भारतीयों NRI के समान समझे जाएंगे। रोमन नंबर 5, पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर भारत में घरेलू उड़ानों के किराए के मामले में अप्रवासी भारतीय NRI के बराबर समझे जाएंगे। रोमन नंबर 6, पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर भारत से राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों में वही प्रवेश शुल्क लिया जाएगा जो घरेलू आगंतुकों से लिया जाता है। रोमन नंबर 7, अप्रवासी भारतीयों के साथ निम्नलिखित के संबंध में सफलता। ए, राष्ट्रीय संग्रहालयों, ऐतिहासिक स्थलों आदि के लिए प्रवेश शुल्क। बी, निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों का पालन करते हुए। स्मॉल ए, डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स, फार्मासिस्ट। स्मॉल बी, वकील। स्मॉल सी, वास्तुकार, आर्किटेक्ट तथा स्मॉल डी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कैपिटल सी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट तथा अन्य परीक्षाओं में अहर्यता प्राप्त करने हेतु भाग लेना प्रासंगिक कानूनों में निहित प्रावधानों के अनुपालन में। रोमन नंबर 8, राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि OCI कार्ड होल्डर पंजीकरण उनको प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिए उनके पहचान पत्र के रूप में व्यवहृत हो। यदि आवास के प्रमाण की आवश्यकता हो, OCI कार्ड होल्डर ये शपथ पत्र दाखिल कर सकता है कि कोई विशेष पता भारत में उसके आवास स्थान के रूप में व्यवहृत है। क्रम संख्या 8, तुलना के तत्व क्या उसे भारत आने के लिए वीसा की आवश्यकता है अप्रवासी भारतीय NRI। नहीं। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO। हाँ। विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड होल्डर जीवन भर बिना वीसा भारत आ सकता है, आ सकती है। क्रम संख्या 9, तुलना के तत्व क्या भारत में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के साथ निबंधित होने की आवश्यकता है अप्रवासी भारतीय NRI। नहीं। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO। हाँ, यदि यहां ठहरने की अवधि 180 दिन से अधिक है। विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड होल्डर। नहीं। पृष्ठ संख्या 6.10। क्रम संख्या 10, तुलना के तत्व भारत में कौन सी गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं अप्रवासी भारतीय NRI। सभी गतिविधियां। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO वीसा के प्रकार के अनुसार गतिविधियां।
विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड होल्डर सभी गतिविधियां लेकिन शोध कार्य को छोड़कर जिसके लिए भारतीय मिशन या पोस्ट या FRO से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। क्रम संख्या 11 है। तुलना के तत्व। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? अप्रवासी भारतीय NRI वो एक भारतीय नागरिक है। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार उसे पंजीकरण आवेदन करने की तिथि से 7 वर्ष पूर्व तक साधारणतया भारत में निवास करना चाहिए। विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड होल्डर। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कोई व्यक्ति यदि ICI कार्ड होल्डर के रूप में 5 वर्ष के लिए पंजीकृत रहता है और जो नागरिकता पंजीकरण आवेदन के पहले लगातार 12 माह तक साधारणतया भारत में निवास करता रहा है। तालिका 6.2 नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 1 नजर में। अनुच्छेद संख्या 5 विषय वस्तु संविधान लागू होने के समय नागरिकता। संख्या 6 विषय वस्तु कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया हो। 7 विषय वस्तु पाकिस्तान के प्रवर्जित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। 8 भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। 9 जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्यों की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। 11 है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। पृष्ठ संख्या 7.1